हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। और ये कंटिन्यूइंग वीडियो है गाइस, और ये लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। ठीक है, देखते चलो। सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है। तो देखो, कॉर्पोरेट जब रिस्क को मैनेज करता है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, या फिर इंटरप्राइज अगर मैनेज करती है तो उसको बोलते हैं इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इनके यहाँ क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो कि अफेक्ट करती है एंटिटी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या उसके मैनेजमेंट को, या वहाँ पे जो एचआर होते हैं उनको। ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक सेटिंग होती है वो सारी चीज़ों को जब अपन अफेक्ट करते हैं नेगेटिवली, क्योंकि रिस्क हमेशा एडवर्स इफेक्ट करता है ना हमारे सारे प्लान्स को। क्लियर। तो उसी को बोलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को। मैनेजमेंट में क्या करोगे आप, अश्योरेंस ही तो दोगे ना। देखो क्या हुआ कि कोई एडवर्स चीज होने वाली है या हो सकती है, तो उसका आप क्या कर सकते हो मैनेजमेंट में, एज मैनेजमेंट आप अश्योर कर सकते हो कि वो चीज ना हो या मिनिमाइज हो। क्लियर। देन क्या ही जरूरत है मैम, इस सब चीज की क्या ही जरूरत है, ताकि गाइज आप अपने जो आपकी वेरिएबिलिटी आने वाली है, जो आपने सोचा था और जो रियलिटी में होने वाला है, इन दोनों में जो भी डिफरेंस आने वाला है उसको आप कम से कम कर सको, रिड्यूस कर सको, अलाइन और इंटीग्रेट कर सको अपने व्यू को। ठीक है। कॉन्फिडेंस बना रहे इन्वेस्टमेंट कमेटी का, जो लोग इन्वेस्ट किए हमारे बिजनेस में उनका कॉन्फिडेंस बना रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो उन लोग को अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करेगा। अपना गवर्नमेंट, अपना जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी अपने आप एनहांस होगा, और स्ट्रैटेजी वगैरह भी सारी चीज लाइन में चलेगी, और कॉर्पोरेट कल्चर भी सही रहेगा। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो अब देखते हैं अपन कोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ये क्या होता है गाइस, ये एक ना डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड बनाने वाला फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करवाता है सब जगह रिस्क मैनेजमेंट, ताकि हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके सारा फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या करता है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड सेट करता है ताकि हम लोग रिड्यूस कर सके सारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉड्स को। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क क्या कंसिस्ट करता है, कुछ स्टेप्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट क्या रहेगा इसमें, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, मतलब हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना। When board set the objective of organization, it also need to aware the risk arising it difference objective or pursuit। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स जो रहेगी, जो बोर्ड रहेगा वो क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करेगा जितनी भी नीड रहेगी उसके अकॉर्डिंगली। देन फिर इवेंट आइडेंटिफिकेशन, इसमें अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इवेंट में अपन को लग रहा है कि एडवर्स होगा अफेक्ट, तो अपन उसी पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे उसको। फिर उसका अपन रिस्क देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस रिस्क का हमारे ऑब्जेक्टिव पे। देन उसको अपन कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए अपन सेट करेंगे अपने रिस्क, कैसे अपन रिस्क को बचाकर अपना कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो फ्लड आता है, तो फ्लड आने वाला है तो ये तो रिस्क हुआ ना, अब इसको नहाने देने के लिए क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है ताकि रिस्क ऑफ फ्लड है वो कम हो सके। तो वही बोलते हैं अपन रिस्क रिस्पॉन्स, मतलब रिस्क आने वाला है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर कंट्रोल अच्छी एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, जो अपन पॉलिसीज और जो भी प्रोसीजर बनाए हैं तो उसको अपन कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और वो इफेक्टिवली है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है। देन क्या, इन्फ्लेशन एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिस्टम है हमारा उसमें हम इंश्योर करते कि हमारे जो भी डाटा कैप्चर्ड हुए थे और जो भी कम्युनिकेशन थी वो सब सही फॉर्मेट में हो, टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हो, ताकि हम लोग सही से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाए। ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे जो भी मॉडिफिकेशन होगा उसको। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सिस्टम डिजाइन किया गया ताकि हम कैप्चर कर सके, स्टोर कर सके, मैनिपुलेट कर सके, एनालाइज कर सके और मैनेज कर सके हर प्रेजेंट टाइप ऑफ जोग्राफिकल डाटा को। जैसे बारिश होने वाली है, आज धूप रहेगी, कल बदली रहेगी, ऐसा टाइप का जो भी अपना जोग्राफिकल चेंज हो रहा है वो सब चीज का डाटा अपन कैप्चर करके रखते रहते हैं और रिमोट सेंसिंग करते हैं उसको। ठीक है। और वो सारे रिकॉर्ड को रखते हैं ताकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर सके। डिजास्टर भी आ सकते हैं ना, जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। इसमें प्लानिंग में अपन को सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन करना पड़ता है कि नेचुरल डिजास्टर की कितनी पॉसिबिलिटी और वो क्या इम्पैक्ट करेगा हम पे। ठीक है। अब अपन देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, बैंक वाले क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग क्या करते हैं,
कैपिटल एक्वायरिंग नॉर्म्स लगा के रखे हैं उन लोग, कुछ ऐसे नॉर्म्स लगा के रखे हैं सो दैट वो लोग अपना जो भी बैंकिंग चैनल का रिस्क है उसको मैनेज कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एडवोकेसी नॉर्म्स है, ठीक है। ये क्या करता है, ये मार्केट रिस्क होता है। ये बेसल कमेटी जो है ना वो डिसाइड करके गई थी इसमें, और वो लोग इशू किए थे बैंक कैपिटल्स फॉर मार्केट रिस्क नोन एज बेसल वन। सबसे पहले उन लोगों ने क्या लाया था, बेसल कमेटी ने सबसे पहले लाया था बेसल वन, ठीक है। बेसल वन उनका फर्स्ट था। उसमें लोग वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1988 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1996 में। फिर बेसल 2 आया एंड देन बेसल 3 आया, एक 2006 में आया, फिर 2012 में आया। बैंक जो रहते हैं ना उनको ना सीधा सीधा हम ये बोल रहे कि आप ना जो रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है, उसके लिए थोड़ा सा आप क्या करो, रिजर्व बना के रखो, ताकि हम लोग रिस्क को टैकल कर सके अगर कल को कुछ होता है तो, ठीक है। बेसल कमेटी सजेस्ट मिनिमम नॉर्म्स फॉर मेंटेनिंग एडुकेट कैपिटल। वो लोग बोले कि आप अपने पास एडुकेट कैपिटल मेंटेन करके रखो, ताकि कोई भी अनसर्टेनिटी आती बाद में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नॉन बैंकिंग सिक्योरिटी फर्म ऑल्सो उनके लिए भी बनाया गया, जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, नॉन बैंकिंग जो लोग होते हैं एनबीएफसी टाइप्स, उनके लिए भी ये वाले नॉर्म्स है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज, फिर उन लोग क्या करवाए, एलसीआर और एनएसएफआर, ये दोनों चीज को इम्प्लीमेंट करवाए ताकि वो लोग लिक्विडिटी मेंटेन कर सके। तो एलसीआर जो है वो एक रेशियो है लिक्विड एसेट का, लिक्विड एसेट टू नेट कैश। इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय कैश। क्लियरली ये इसका फॉर्मूला होगा 30 डेज के लिए, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। और एनएसएफआर जो है वो रेशियो जो रहता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। जो आरबीआई वो प्रेस्क्राइब करती है इस रेशियो को, उस हिसाब से बैंक को बनाना पड़ता है हर साल, ठीक। बेसल कमेटी रिफॉर्म्स देख लेते हैं अब। ये बैंकिंग को बैंकिंग जो रहती है ना, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, उनको क्या करते हैं, उनको अपन इंश्योर करते हैं कि आप इनफ कैपिटल अपने अकाउंट में रखो, ताकि आपको कोई भी बाद में अनएक्सपेक्टेड लॉस वगैरह कुछ भी होता है तो उसको आप ओवरकम कर पाओ, ठीक है। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो थी वो फॉर्मुलेट हुई थी ताकि वो लोग सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स बना सके और रिस्क मैनेज कर सके बैंकिंग कंपनी का। क्लियर हुआ। अब अपन को कंपैरिजन करना रहेगा बेसल 1 और बेसल 2 के में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसल 1 आया था 1988 में, जो कि अमेंड हुआ था 1996 में। ये बेसल 2 जो था वो 2006 में हुआ था। इसमें G10 मतलब 10 कंट्रीज थी इसमें, ठीक। फर्स्ट पॉइंट क्या था, कैपिटल एडुकेसी बेस्ड था ये फर्स्ट वाला। और ये कैसा था, कैपिटल एडुकेसी बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट था ये, ठीक है। और ये वेटेड एसेट पे था, ठीक है। देन ये क्या था, रिस्क सेंसिटिव नहीं था, बट ये रिस्क सेंसिटिव था, ठीक है, ये नहीं था। देन ऑल क्रेडिट एक्सपोजर कैरिड वेट ऑफ 100। यहाँ पे ना सब अपन क्रेडिट एक्सपोज को 100 मान लेते थे, मतलब कोई भी क्रेडिट अगर आपसे कोई ले रहा है तो हम मान लेंगे कि 100% डूब जाएगा वो, ऐसा हम पहले मानते थे, ठीक है। एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ के, जो मॉर्गेज वगैरह रखते थे उनको छोड़ के हम सबको 100 मानते थे। बट ये क्या किया, ये अलग अलग क्रेडिट क्वालिटी के हिसाब से उसको वेट प्रोवाइड किया, तो ये बेटर हुआ मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक। ये इसका रिस्क कैपिटल कैसा था कि क्रेडिट एक्सपोजर जो था उसको इंटू कर दो उसके वेट से, मतलब 100%। मतलब अगर आपसे कोई 100 रुपए उधारी लिया तो आप क्या करोगे, 100 रुपए उधारी लिया तो 100 रुपए उसका वेट, 100% उसका वेट दे दोगे, मतलब ये पूरा 100 का 100 आप ले रहे हो। देन उसका 8% आपको लेना है, 8% कैन बी हैव लेसर देन द अदर्स, ठीक है। तो आप टोटल इसका 8% ले रहे हो तो कितना होगा, 8 होगा, क्लियरली। बट इसमें क्या होता है, सिमिलर टू बेस बट एफिशिएंट बैंक कैन लेसर कैपिटल देन अदर्स। जो एफिशिएंट बैंक है उनके पास अपॉर्चुनिटी के वो लोग कम भी रख सकते हैं। इसमें भी बोले थे कि 8% रखना, और इसमें भी 8% था दोनों में, पर इसमें अगर एफिशिएंट बैंक है तो वो लोग कम भी रख सकते हैं। इम्प्लीकेशन क्या हुआ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी बैंक मेंटेन सेम 8% कैपिटल। उनको अपनी अनसर्टेनिटी के लिए 8% रिजर्व रखना है, मतलब अगर आप 100 रुपए किसी को उधार दे रहे हो तो 8 रुपए अपने गुल्लक में रखना है आपको, ठीक है। फिर बैंक विद अ गुड क्वालिटी एसेट कैन इंसेंटिव बिकॉज दे कैन मैनेज लो कैपिटल। तो अगर आपका गुड क्वालिटी बैंक हो, आपको लगता है कि आप गुड क्वालिटी बैंक हो, तो उस केस में आप कम भी कर सकते हो। लो रेट एक्सपोजर वेयर सब्सिडाइज एट हाई बाय हाई रेट एक्सपोजर। अगर किसी का कम है एक्सपोजर तो उसको ज्यादा वाले से सब्सिडाइज करते थे। इसमें कैसे करते हैं, बेटर क्वालिटी एसेट रिक्वायर्ड लेस। अगर तुम्हारा क्वालिटी अच्छा है ना तो उस समय हम लोग लेस रखेंगे, मतलब 3% रखेंगे अपने गुल्लक में या 2% रखेंगे अगर आपके बेटर क्वालिटी है तो, क्लियर। देन
नो प्रोविजन ऑफ इकोनॉमिक प्राइसिंग, कोई भी इकोनॉमिक प्राइसिंग का कुछ भी नहीं था इसके बेसल 1 में, बट इसमें था। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते गए जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ा। कॉर्पोरेट फेलियर क्या होता है? ये ना रिफर करता है सीजिंग और शटिंग डाउन ऑफ ऑपरेशन से। जब आप अपना बिजनेस को बंद कर देते हो पूरी तरीके से, तो उसको बोलते हैं आप कॉर्पोरेट फेल हो गए। जब हम लोग का बिजनेस नहीं चलता तो अपन क्या करेंगे? उसको रख के कॉस्ट लगा के क्या फायदा जब सेल ही नहीं होगी? तो उसको अपन बंद कर देते, शट डाउन कर देते, सीज कर देते, तब उसको बोलते हैं शटिंग डाउन, मतलब कॉर्पोरेट फेलियर हो जाना। जब हम लोग इनएबिलिटी हो जाती है हमारे में कि हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, हम इनफ रिवेन्यू नहीं कमा पा रहे कि हम अपने कॉस्ट को कवर कर पाए। आप 100 रुपए लगाए अपने बिजनेस में, बट आप 80 वसूल कर पा रहे हो, 60 वसूल कर पा रहे हो, तो क्या मतलब ऐसे बिजनेस का? क्या मतलब है ना? तो आपको उतना प्रॉफिट, उतना तो जमाना है, उतना तो कमाना है। कम से कम क्या बीपी आ जाओ, ब्रेक इवन में आ जाओ, उतना तो आपको कमाना है। ठीक है, 100 लगाया तो कम से कम 100 की वसूली हो जाए, बट उतना भी नहीं होता तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फेलियर हो जाना। ये क्यों होता है? पुअर मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से हो सकता है। अच्छी मैनेजमेंट स्किल जिनके पास नहीं होती है उनके बिजनेस में ऐसा ही होता है। इनसफिशिएंट मार्केटिंग, अगर आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं करोगे अपने प्रोडक्ट को, आप लोगों को नहीं बताओगे कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, तो उनके सपने में नहीं आने वाला है। तो मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कॉर्पोरेट फेलियर नहीं होता है। मेनली 3 रीजन है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट फेलियर होता है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में शॉर्ट नोटिस टाइप के आते ही है, तो आप अच्छे से सुनो। देखो, लो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आप पैसे कम कमा पा रहे हो। हाई गियरिंग मतलब आपका जो बाहर का पैसा है, जैसे लोन लेके कमा लगाए हो आप अपने बिजनेस में, तो वो ज्यादा है, तो उस वजह से आपको बर्डन हो रहा है। जैसे आपका दुकान है आपका, तो वो रेंट पे है, तो वो भी आपका बर्डन है। ये फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है ना, वो बिजनेस को ले डूबता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट का जो बर्डन है उस वजह से उसको बोलते हैं हाई गियरिंग। ठीक है, लो लिक्विडिटी का मतलब आपके बिजनेस में कैश की कमी है, आपके पास मनी कम है, तो उस केस में, ये सारे केसेस में कॉर्पोरेट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस कॉजेस, कैसे कैसे कॉज, क्या क्या कॉज हो सकते हैं आपके बिजनेस में डिस्ट्रेस होने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोविड आने के बाद टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई हमारे इंडिया में भी। ठीक है, बिफोर दैट बहुत कम चीज ऑनलाइन थी, अब बहुत ज्यादा चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं होगे तो ये आपका लॉस है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी शॉप है जहाँ पर आप जीपे का ऑप्शन, फोन पे, पेटीएम या यूपीआई कुछ भी ऑप्शन नहीं रखते हो, आप सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हो, तो आपके बहुत सारे कस्टमर लॉस हो जाएंगे, बिकॉज हर कोई कैश कैरी नहीं करता आज की दुनिया में। ठीक है, मैं खुद 1 साल 1 डेढ़ साल से मैं कैश यूज करना ही बंद कर दी, लाइक कैश यूज ही नहीं होता। सिर्फ फोन रख लो, आराम से हो जाता है, फोन से जो भी पे करना है फट से पे हो जाता है। ठीक है, तो झंझट ही नहीं कैश रखने का। ठीक है, तो अब आप टेक्नोलॉजी की तरफ अपग्रेड नहीं करोगे तो मेरे जैसे सारे कस्टमर आपसे छूट जाएंगे, बिकॉज अब आपके पास जीपे नहीं है, तो थोड़ी ना हम फ्री में तो दोगे नहीं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं अपग्रेड करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप फेल टू अपग्रेड हो जाओगे टेक्नोलॉजी, तो आप अल्टीमेटली फेल हो जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, अगर आप 100,000 रुपए कमाते हो अपना सामान बेच के, तो आपको आपके 1,000 रुपए में से कुछ परसेंटेज अपने बिजनेस में वापस लगाना होता है। बट लोग क्या करते हैं, इस 1,000 को उड़ा देते हैं, और उड़ाने के बाद यहाँ पे जो पैसे की जरूरत है वो कम होते जाती है, धीरे 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 ये पैसे कम होते जाते हैं, और ये पैसे की जरूरत बढ़ते जाती है, और एक दिन आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग जाते हैं, आपको वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे, 1,000 रुपए को आप वापस इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने बिजनेस में, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? देन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मतलब अगर आपकी इकोनॉमी में ही, अगर आप जहाँ रहते हो, जिस कंट्री में, जैसे इंडिया में आप रहते हो, इसी जगह आप कहीं और रहोगे जहाँ की इकोनॉमी खराब है, तो वहां पे इकोनॉमी की वजह से आपकी इंडस्ट्री बहुत अफेक्ट करेगी और आपकी परफॉर्मेंस भी। ठीक है, तो वो भी आपकी बर्बादी में शामिल होती है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट तो हमेशा होता ही है। अगर आप अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं कि कैसे संभालते हैं लोगों को, कैसे एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या आपके पास थ्रेट है, बिजनेस इन्वायरमेंट को आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो उस केस में अगर आप मैनेज नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। ओवर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, कभी कभी लोग क्या करते हैं, ज्यादा मतलब ज्यादा अपने आप को होशियारी दिखाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। डाइवर्सिफाई तो हो गया,
संभालेगी कैसे? संभालो भाई, तुम्हारा बिजनेस है इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया, संभाल नहीं पाते उसको। उनका कोर बिजनेस जो उनका मेन था वो सारी चीजें पानी में चली जाती है, तो उस वजह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन ओवर एक्सपेंशन भी हमको नुकसान करता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। धीरे धीरे करना चाहिए कोई भी चीज। अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड कर रहा है, मैनेजमेंट बैठे बीओडी ही बदमाश है, क्या करेगा बिजनेस फिर? बोर्ड ही पुअरली स्ट्रक्चर्ड है, 10 लोग बैठे हैं, आधे तो करप्ट है उसमें से, क्या देश चलेगा फिर? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, पैसे ही नहीं बिजनेस में, बिना पैसे के कैसे चलेगा भाई? कॉज ऑफ सिकनेस फॉर द प्रोजेक्ट, कभी कभी ना कोई प्रोजेक्ट सिक हो जाता है, मतलब कोई प्रोजेक्ट बीमार हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास बिजनेस होता है, और जो बिजनेस होता है वो भी बीमार होता है, वो भी 2 रीजन की वजह से। एक तो वो पैदा ही बीमार होता है, या तो फिर वो अपनी ग्रोथ स्टेज में बीमार हो जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो पैदा होता है तो कभी कभी ना कोई बच्चे पैदा होते साथ उनको पोलियो होता है, या फिर कुछ भी उनको इनबॉर्न बीमारी होती है, जुड़वा होते हैं, या होते हैं ना बहुत सारे इनबॉर्न प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को। या तो फिर ऐसा होता है कि जब वो ग्रो कर रहे हैं तो फिर उनको लाइफस्टाइल डिजीज हो गई या कुछ भी डिजीज हो गई, ठीक है, तो ग्रोथ स्टेज पे होते हैं, तो दोनों ही प्रॉब्लम तो है ना बच्चे को आखिर। बीमार तो हुआ, वैसे बिजनेस भी बीमार हो जाता है, ठीक है, तो वो बॉर्न ही बीमार होता है या तो वो ग्रोथ स्टेज पे बीमार हो जाता है, वैसे बिजनेस भी हो जाता है बीमार, ठीक है। तो उसको अपन को ठीक करना पड़ता है, तो उसको अपन को ठीक करने के लिए डेवलप करना पड़ता है स्ट्रैटेजी, और फिर ठीक करते हैं। तो किस टाइप से बीमार हो सकता है? देखो, एक इंटरनल हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल होगा तो मिसमैनेजमेंट की वजह से होगा, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन इतने बदमाश है, तो वो पैदा ही बीमार हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमेशा से होगा। तो अगर मिसमैनेजमेंट है तो वो बॉर्न सिक होगा। और अगर एक्सटर्नल है तो ग्रोथ के दौरान, मतलब ग्रोथ के दौरान ही हम गवर्नमेंट से टकराए, हम लोग को बाद में अगर वेदर की वजह से परेशानी हुई, तो वो सारी चीजें एक्सटर्नल है, मतलब ग्रोथ के दौरान हुई। मतलब हम तो अच्छे सीड्स लाए थे, हम अच्छी पेस्टिसाइड यूज किए, बट फिर भी से हमारी खेती खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि बारिश हो गई या बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो ये हम गंदे नहीं थे, हम सॉरी, हम वो नहीं थे, हम बीमार नहीं थे, बट हम बीमार हो गए क्योंकि हम बारिश में भीगे हैं। अपन कुछ एरिया स्टेजेस डिस्कस करेंगे जब अपन को पता चलेगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन जब प्रोजेक्ट बना रहे, स्टार्टिंग में जब अपन प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किए, तब से अपन को हो सकता है कि कुछ पता चल जाए कि यार इसमें तो पहले से ही कुछ वीकनेसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जब अपन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो अपन अगर देरी से इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टार्ट करने में। उस वजह से क्या हो सकता है कि हम लोग को लोन लेने में प्रॉब्लम हो जाए, लोन रीपे में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर पावर कनेक्शन में डिले हो जाए। तो अगर प्रॉपरली आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपनी चीजों को, तो ये चीजें हो सकती है। रीथिंकिंग अबाउट फॉर्मुलेशन, अगर अपन फिर से सोचने लगे अरे यार इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे, कैसे करे, ऐसा टाइप का, ठीक है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहला थ्रेड का इस यहीं से स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन से, कि यार हमारे पास स्किल लेबर होंगे कि नहीं होंगे, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, मार्केट रिस्क से प्रॉब्लम। तो प्रोडक्शन जब करते हैं तब से हमारी प्रॉब्लम जो सिकनेस की है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर जब अपन मार्केटिंग करने जाते हैं तो हमारे पास जो सेल्समैन है उन लोग के पास कोई दिमाग वमाग नहीं है, एकदम ऐसे ये इनएफिशिएंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। या फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है उन लोग, उसमें उसकी उसकी थ्रेड्स हैं, सेल्स अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर फाइनेंस में प्रॉब्लम होती है कि हमको पास पैसे ही नहीं है, हम अच्छे से जो हम लोग लोन ले रहे हैं और जो अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं उनमें हम अच्छे से देख नहीं पा रहे कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, कब क्या लगाएं। हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, हमारे पास प्लान ही नहीं है कि कैसे प्लान करें, कैसे चीज़ों को कब इन्वेस्ट करना है, कब कहाँ पे लगाना है बिजनेस में, कब पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ को हटाने के लिए ना हमारे पास कुछ मॉडल डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक्स है जिससे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्यों आखिर फेल होती कंपनीज, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आपको अगर मेरे नोट्स खरीदना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो गाइस, आप मेरे को मेल कर सकते हो, आपको मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो हमको। ये एसपीएम की बुक है, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा आपको, और मेल कर सकते हो। मैं आपको मेल आईडी यहाँ पर भी बता देती हूँ, cma.prachi@gmail.com,
इस पर आप मेल कीजिए, विद इन आपको रिस्पॉन्स जल्द से जल्द देने का कोशिश करूंगी और बुक आपके ऑर्डर करने के 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद स्टडी मैट का आपको मिल जाएगी वीडियो, जिसको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है गाइस, बाय बाय। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।